किस तरह का सिलेबस है। वैसे तो सिलेबस आपको पता ही होगा कि किस तरह का सिलेबस हमें प्रिपेयर करना चाहिए। एनआईडी का जो फर्स्ट राउंड है, जो भी रिटन है या फिर जो भी राउंड है, उसके लिए किस तरह का सिलेबस हमें पढ़ना चाहिए या फिर किस तरह से हमें प्रिपेयर करना चाहिए। तो जैसे अगर मैं आउटलाइन दूं तो जैसे फर्स्ट है कि डिजाइन आउटलाइन होना चाहिए। जो भी बिगिनर है, जो क्रैश कोर्स में है या फिर जो रिसेंटली शॉर्ट टर्म में कहीं किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, सर से गाइडेंस ले रहे हैं, किसी से भी गाइडेंस ले रहे हैं, तो उनको बहुत बेसिकली कि हाँ थीम बोर्ड क्या होती है, मूड बोर्ड क्या होती है, नेचुरल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स क्या होती हैं, लेटरिंग मतलब कि टाइप कैसे होते हैं। जैसे हम कुछ भी लिखते हैं, कर्सिव में लिखते हैं, एरियल है या फिर कुछ भी टाइप फेस है वो कैसा है। फिर कलर के बारे में हमें समझ होनी चाहिए कि कौन से कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं, कौन से अल्टरनेट एडजेसेंट कलर्स होते हैं। वो कलर्स का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि किसके साथ कौन सा कलर अच्छा लगता है, वो सारी सेंस होनी चाहिए। उसके बाद मेजरली मैं बात करूंगा तो इस पार्ट पे बात करूंगा कि मेमोरी ड्राइंग पे फोकस करो कि हाँ हाउ मेमोरी ड्राइंग वर्क, कि हाँ कुछ भी चीज देख, एक कोई भी एक सीन देख लो और उसको फिर कहीं और जाके ड्रॉ करो। जैसे आप एक चीजें थी वहां पे कैसे थी प्लेस्ड और कैसे वो वर्क कर रही थी। तो ये मेमोरी ड्राइंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू एनहांस योर स्किल सेट्स। उसके बाद इमेजिनेशन वाला हमने बात कर ही ली है कि, और उसके बाद प्रेजेंटेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन टेक्निक्स की बात करें तो ये मोस्टली आपका जो जहाँ पे आपको प्रेजेंट करना रहता है उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि हाँ जैसे आपने अपना पोर्टफोलियो प्रेजेंट किया या फिर कैट में भी अगर आप कुछ चीज बना रहे हो तो बहुत अच्छे से बनाओ कि हाँ जो भी शीट पे बना रहे हो उस शीट्स की वैल्यू करो कि हाँ उस शीट पे कोई फालतू का निशान ना हो या फिर वो कहीं से फोल्ड ना हुई हो। तो वो चीजें प्रेजेंटेशन का पार्ट होती है कि हाउ यू प्रेजेंट योर वर्क। तो उसके बाद कि हाँ जैसे एक और चीज है कि फॉर्म एंड फंक्शन में आपकी चीज आएगी कि कोई भी एक फॉर्म है उसका वो कैसे है और कैसे वो उसका फंक्शन है। जैसे अगर मैं आपको बोल दूं, एक सिचुएशन दूं कि यू हैव टू ड्रॉ एडेप्टर, फोन एडेप्टर इन फॉर्म ऑफ पेपर कप, कि आपको एक एडेप्टर बनाना है पेपर कप की फॉर्म में। तो आपको उसका फॉर्म का पता होना चाहिए और पेपर कप का पता होना चाहिए और वो कैसे वर्क करता है या फिर उसमें आप क्या इनपुट अपना दे सकते हो। तो वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि गुड डिजाइन कैसा होता है, बैड डिजाइन कैसा होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ट्राई करो कि ये सारी चीजें आपको पता हो, इस तरह की चीजें आपको पता हो किसी भी एग्जाम के लिए। दिस इज नॉट ओनली फॉर निफ्ट बट एनआईडी बट फॉर ऑल एंट्रेंस एग्जाम्स रिलेटेड टू डिजाइन। डिजाइन से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स होंगे उसमें ये इनमें से कुछ ना कुछ पूछा ही गया होगा, या फिर जो भी क्वेश्चन पूछा होगा क्रिएटिव और नॉर्मल लाइफ से भी, वो भी इन किसी कैटेगरी में फॉल कर ही रहा होगा। जैसे अब आप बोलोगे कि हाँ जैसे आपने बोला कि जनरल अवेयरनेस का ये होना चाहिए। जनरल अवेयरनेस क्यों और वो यहाँ पे कैसे वर्क करेगी? जो सो जनरल अवेयरनेस एक तो जैसे उसका एग्जांपल दूं वो कहाँ फॉल करेगी, तो इनोवेशन इन डिजाइन। कुछ भी आप इनोवेट कर रहे हो डिजाइन में, कुछ भी नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है, अराउंड वर्ल्ड क्या चल रहा है। जैसे अगर 1960s में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ होता तो हम ये चीजें नहीं पढ़ रहे होते या नहीं कर रहे होते, फैशन की बात हम नहीं कर रहे होते। तो वो सारी चीजें हमें समझनी पड़ती हैं कि वो क्यों हुआ, कैसे हुआ और उससे क्या इम्पैक्ट आएगा इंडस्ट्री पे। तो वो कहीं ना कहीं वो फॉल करेगा ही करेगा। फिर जैसे एक और मेजर पार्ट है कि स्टोरी पिक्चर्स, मतलब कोई भी एक स्टोरी लाइन क्रिएट करना। फिर इंस्पिरेशन और डिजाइन डेवलपमेंट है। फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइट एंड शेड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमें समझने चाहिए अगर डिजाइन पढ़ना है। तो एक तो है प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन, ये आप समझ लो। हर किसी को बोलूंगा जो अभी शॉर्ट शॉर्ट ड्यूरेशन में भी कोर्सेज कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए भी सबसे पहले आप ये समझो कि प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन, एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन, लाइट एंड शेडो, कलर पैटर्न, टेक्सचर, मोटिफ, ये सारी चीजें आप समझ लो कि हाँ होती क्या है। क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे इस तरह का कि हाँ मेक अ शर्ट और मेक अ बेडशीट विद दिस पर्टिकुलर मोटिव, तो आपको पहले तो मोटिव पता होना चाहिए कि मोटिव क्या होता है और उसका पैटर्न कैसे बनाना है। आप ये तो नहीं करोगे कि हाँ एक बड़ी सी बेडशीट है उसमें एक वो जो डिजाइन दिया है वही डिजाइन आपने एक जगह पे डाल दिया। ऐसा नहीं होता है। आपको पैटर्न का पता होना चाहिए कि हाँ कैसे उसकी प्लेसमेंट होती है, कैसे वो वर्क करता है। तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सो ये सारे टॉपिक्स हैं। और किसी को अगर
जैसे इसका ये करना हो कि हाँ आपको चाहिए ये कि हाँ किस तरह का कोर्स है, और ये जो सिलेबस है ये आपके पास होगा भी और नहीं है किसी के पास, तो ये मैं शेयर कर दूंगा सर के साथ, आप सर से ले लेना ये, जिसको बहुत शॉर्ट में समझना है और प्रिपेयर करना है बिफोर एग्जाम, क्योंकि अभी 2 दिन 3 दिन के बाद एग्जाम है आपका। सो या उसके बाद आता है मेंस। मेंस जो होता है, जो स्टूडियो टेस्ट भी बोलते हैं हम, निफ्ट में स्टूडियो बोलते हैं, एनआईडी में, एनआईडी में भी स्टूडियो ही बोलते हैं, सिचुएशन टेस्ट बोलते हैं, स्टूडियो टेस्ट बोलते हैं। सो किसी भी नाम से आपको बोला जाए, जो मेंस वाला होता है उसमें आपके लिए, उसमें आपको जैसे पोर्टफोलियो डेवलपमेंट, आपने जो भी काम किया वो दिखाना रहता है। मॉडल मेकिंग, जैसे उसमें आपको सिचुएशनल क्वेश्चंस आ सकते हैं कि मटेरियल दिया रहेगा और मटेरियल पे कोई एक सिचुएशन दी रहेगी, उसको कैसे सॉल्व करना है, वो सारी चीजें दी रहेंगी। उसके अलावा आपसे हो सकता है कि कोई एक आइडिया आपको दे दिया जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ एक खाने की चीज आपके सामने रखी है, उसको टेस्ट करना है, और जो मेमोरी आ रही है आपकी उसको ड्रॉ करना है, या फिर उससे कुछ सिनारियो क्रिएट करना है। वो सारी चीजें इसमें पूछी जा सकती हैं, जो मेंस वाला होता है, या स्टूडियो बोलते हैं, सिचुएशन बोलते हैं, और या फिर पीआई भी बोलते हैं, जैसे पर्सनल इंटरव्यू हो गया। तो ये सारी चीजें होंगी उसमें, जैसे पोर्टफोलियो भी आपका देखा जाएगा। पोर्टफोलियो में एक चीज मैंने पीछे बात की थी कि प्रेजेंटेशन टेक्निक्स, वो पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। जब व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग, सो प्रेजेंट ऐसे करो कि सामने वाला फर्स्ट ग्लांस में ही मन बना ले कि हाँ यू आर द बेस्ट कैंडिडेट। और काम को जब भी, और काम उतना ही दिखाओ जितना आपको पता है, हर चीज पता है उसके बारे में। ऐसा नहीं है कि आपने हर चीज की है तो हर चीज दिखा दो, नहीं। आप 10 चीजें भी दिखाओ, आपने 100 चीजें की हैं और उसमें से 10 चीजें ऐसी की हैं जिनके बारे में आपको हर चीज पता है, तो वो 10 चीजें ही दिखाओ। फिर मैं ये बोलूंगा वो 90 चीजें रहने दो, क्योंकि आप 10 चीजों के बारे में इतने कॉन्फिडेंट हो, आपको वो चीज हेल्प कर देगी। हेल्प इन द सेंस कि वो आपको कॉन्फिडेंस देगी, क्योंकि बाकी 90 भी अगर आपने साथ में रखी होगी, तो आपसे उन 90 में से कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया या उनके बारे में पूछ लिया गया, तो आप हेजिटेट करोगे आंसर देने में। और 10 चीज जो आपकी बहुत स्ट्रांग हैं उन पे पूछ लिया गया, तो आप अच्छे से रिप्लाई कर सकते हो। तो उस तरह से अपने आप को। और एक चीज और होती है कि बॉडी लैंग्वेज कैसा है, कि आप कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो। ऐसा ना रहे कि हाँ आप जाके बैठ गए और सिर्फ आंसर दे रहे हो लाइक अ पपेट और डॉल, जैसे रोबोट होता है कि हाँ वो एक जगह खड़ा है और आपसे वो सिर्फ बोल रहा है। वैसा नहीं होना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले को लगे कि ये फुल हार्टेडली, फुल बॉडी इसका इंटरेक्ट कर रहा है आपसे। वो कन्वर्सेशन वैसी होनी चाहिए कि वो आपसे 1 मिनट के लिए भी डिस्ट्रैक्ट ना हो सके। तो उस तरह से आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, और इतना भी ज्यादा फ्रेंडली ना हो जाओ कि उनको लगे कि हाँ ये सीरियस नहीं। तो एक टाइम के बाद आपको उतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। सो अगर यहाँ पे मास्टर्स के स्टूडेंट भी हैं, तो मास्टर्स का भी सिलेबस है, ऑलमोस्ट पैटर्न सेम ही रहता है। जैसे बैचलर्स में जो जो चीजें बोली गई हैं वही सारी चीजें रहती हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको और ध्यान देनी रहेगी कि आपकी जो लॉजिकल रीजनिंग है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है मास्टर्स के एग्जाम में। कि आप बैचलर्स लेवल पे उतना एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि लॉजिकल रीजनिंग बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल तक हो, लेकिन मास्टर्स में आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपकी लॉजिकल रीजनिंग अप टू द मार्क हो, और आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो वहां पे आपकी। जैसे आपने बात की कि इंस्पिरेशन और क्रिएटिविटी की बात की, तो क्रिएटिविटी में आप सिर्फ ये नहीं, अगर सेम सिचुएशन आपसे पूछी जाएगी स्मार्ट क्रो के बारे में, आपको कुछ ड्रॉ करना है, तो आप सिर्फ स्मार्ट क्रो बैचलर लेवल के हिसाब से नहीं कर सकते हो, आपको एक पूरी स्टोरी नरेशन आनी चाहिए वहां पे। तो बस उतना सा ही डिफरेंस ज्यादा ये हो आएगा, और बाकी सारी चीजें वैसा ही रहेगा। पैटर्न जो है वो वैसा ही रहता है प्रीलिम्स का भी और मास्टर्स का। जो आपका पीआई होता है या फिर सेकंड राउंड होता है, मेंस होता है, मेंस में आपको क्या रहता है कि मेंस में आपको 2 चीजों पे ये किया जाता है कि एक होता है कि क्रिएटिव थिंकिंग, दूसरा होता है आपका जो भी प्रेजेंटेशन पार्ट है, जो डूडलिंग है या फिर जो भी चीजें हैं उन पे कैसे आप रिएक्ट कर रहे हो और एक्ट करते हो। सो यहाँ पे आपको मैटर करेगा कि आइडियाज कितने इवोल्व हैं आपके। आइडियाज जैसे कि आपसे कोई एक सिनारियो दे दिया गया, उस पे किस किस तरह के आइडियाज आप दे सकते हो। इस राउंड में आपका ये भी पूछा जा सकता है कि या तो ग्रुप डिस्कशंस हो सकते हैं, या फिर पर्सनल क्वेश्चंस, जो पीआई होता है पर्सनल इंटरव्यू, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि हाँ इफ यू
यू आर इन दिस सिचुएशन एंड हाउ यू हैंडल दिस सिचुएशन, उस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं सकते हैं, लेकिन क्रिएटिवली। फिर ऑडियो विजुअल्स के थ्रू पूछा जा सकता है, या फिर मटेरियल मैनिपुलेशन के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो बेसिकली एग्जाम पैटर्न जो है एनआईडी का भी और निफ्ट का भी, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट है, डिजाइन इंस्टीट्यूट है, उनका सेम रहता है कि हाँ, एक तो जर्नल एबिलिटी होगा जहाँ पे आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है वर्ल्ड को लेके उसका देखा जाता है। दूसरा जो पार्ट होता है उसमें क्रिएटिविटी देखी जाती है, क्योंकि एट द एंड आपको जर्नल एबिलिटी पे आईएएस बनने नहीं जा रहे, डिजाइनर बनने जा रहे, तो जर्नल एबिलिटी आपका बस इतना होना चाहिए कि आपको पता है चीजें क्या हो रही हैं। ऐसा भी नहीं कि हाँ उस जगह पे क्यों हो रही है, किसने करवाई, और कौन कौन शामिल था उस जैसे यूक्रेन वॉर में कौन कौन से सोल्जर्स शामिल थे, उनके नाम बताओ। ये सारी चीजें नहीं है जानने की आपकी, तो वो चीजें नहीं पूछी जाएंगी आपसे। इतना ही पूछा जाएगा कि हाँ यूक्रेन रशिया वॉर में क्यों हुआ और इसका डिजाइन में क्या इम्पैक्ट आएगा, बस इतना सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो उस तरह से समझो, तो वो उसके लिए है। और इसके अलावा अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करूं, जैसे लिफ्ट का जब मैंने दिया था, तो प्रेपरेशन मेरा भी यही था, बोलूंगा कि सबसे पहले तो प्रेजेंस ऑफ माइंड हेल्प करता है आपका किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में, कि कैसे आप, आपका जब एग्जाम दे रहे, कोई भी एग्जाम दे रहे, तो आप वहां पे प्रेजेंट हो या नहीं। फिजिकली तो प्रेजेंट होंगे, लेकिन मेंटली कहाँ हो, वो चीज आपको सोचनी पड़ेगी। कई बार होता है कि मेंटली हम किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंसे होते हैं, हर किसी को प्रॉब्लम है। लेकिन इफ यू आर अटेम्प्टिंग फॉर निफ्ट एनआईडी और को किसी भी एग्जाम के लिए, तो आपको ये करना पड़ेगा कि आपको उस टाइम तक, 3 घंटे तक या एक दिन तक, वो प्रॉब्लम रख देनी पड़ेगी साइड में, कि ठीक है यार ये प्रॉब्लम तो है, इसको मैं बाद में सॉल्व कर लूंगा, या नहीं भी होगी तो बाद में सोच लूंगा, क्योंकि उस टाइम पे आप कुछ नहीं कर सकते उस प्रॉब्लम का, अगर एग्जाम टाइम में बैठे हुए हो तो उस टाइम पे वहां पे सोचो। तो उसके लिए मैं बोलूंगा कि क्या क्या चीजें करनी चाहिए आपको, क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए फॉर प्रैक्टिसिंग फॉर ड्यूरिंग एग्जाम और ड्यूरिंग योर प्रेपरेशंस। तो वो सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, जैसे कि डूज, हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए या प्रिपेयर करने के लिए। तो सबसे पहले तो स्केच डेली, जो भी आप आपके मेंटर आपको बोलते हैं या फिर गाइड करते हैं कि किस तरह से आपको स्केच करना चाहिए, या किस तरह से आप अपने स्किल सेट्स को इम्प्रूव कर सकते हो, तो उनकी सुनो, या फिर खुद से भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो डेली प्रैक्टिस करो। अगर मेंटर नहीं भी बोल रहे हैं, या फिर कहीं भी आप किसी कोई गाइडेंस नहीं भी है आपको, या कोई आपके ऊपर वॉच नहीं भी है, कोई आपको देख नहीं भी रहा है, तब भी प्रैक्टिस करो एटलीस्ट। हाँ, दिन के अगर आज आप स्टार्ट करते हो कि एक स्केच करते हो डेली, तो अगले दिन दो करना स्टार्ट करो, अच्छे बने बुरे बने उसको जज मत करो, बस प्रैक्टिस करो। कुछ नहीं आ रहा, सर्कल ही बनाना स्टार्ट करो, कुछ नहीं आ रहा, स्ट्रेट लाइन ही बनाना स्टार्ट करो, कुछ नहीं आ रहा, कोई और लाइंस या फिर फ्री हैंड स्केचिंग। और इससे जो है आपका वो हैंड फ्री हो जाएगा, बहुत स्मूथली आपकी हैंड जेस्चर्स हो जाएंगे, हैंड मूवमेंट्स हो जाएंगी। तो वो सारी चीजें प्रैक्टिस डेली करो। दूसरा लिखा है जैसे कि वॉच न्यूज हाइलाइट्स टू इम्प्रूव करंट अफेयर्स। आई नो कि आज की जनरेशन ऐसी है कि पूरा टाइम न्यूज नहीं सुनेगी, तो एटलीस्ट 10 मिनट दे दो अपने दिन के, वो कहीं भी दे सकते हो। मॉर्निंग जो नित्य क्रिया करते हो उस टाइम भी फोन को यूज करते ही हो, तो उस टाइम पे ही वो 10 मिनट यूज कर लो इस चीजों की, इन चीजों के लिए, करंट अफेयर पढ़ लो उस टाइम पे। फिर उसके बाद है कि लुक फॉर मिनट डिटेल्स अराउंड, कि हाँ कुछ भी चीजें आप देख रहे हो ना, तो उसमें माइन्यूट, जो माइन्यूट छोटी सी छोटी डिटेल है उस पर वर्क करना स्टार्ट करो। कि अगर मैं आपको बोल दूं कि हाँ आप एक खाली कमरे में बैठे हुए हो, और वो खाली कमरा जो है वो किसी एक रेगिस्तान में है, एक कमरा है और खाली कमरा है, उसमें आप बैठे हुए हो, तो उसमें आप बोलोगे कि यार कुछ भी नहीं है, अगल बगल कुछ नहीं है, कोई लोग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन अब जब डिटेल्स पे वर्क करना स्टार्ट करोगे, तो आपको सब चीजें दिख रही होंगी, सुनाई दे रही होंगी, कि बाहर हवा चल रही है, रेत उड़ रही है, पक्षी है या नहीं है, धूप है या नहीं है, वो सारी चीजें माइन्यूट डिटेल्स हैं, उन पे वर्क करना स्टार्ट करो। हर चीज देखो कि कैसे आप देख रहे हो उस चीज को। देन नेक्स्ट इज ट्रेन टू यूज ऑल सेंसेस इंडिविजुअली एज वेल एज कोलैबोरेटिवली। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है जो मेरे को हेल्प करता है, और मैं भी बहुत, मतलब हर सेशन में बहुत लोगों को यही सुजेस्ट करता हूँ कि हमारे जितने भी सेंसेस हैं, 5 सेंसेस हैं, उनको साथ में तो वो काम करवा ही रहे हैं हम उनसे, कि हाँ हम एक जगह बैठे हुए हैं, हम स्केच कर रहे हैं, स्केच कर रहे हैं, बस वो उसी में सब कुछ ध्यान लगा हुआ है। लेकिन क्यों है वो चीज?
वो चीज अंडरस्टैंड करो। अगर वो चीज कर रहे हो अच्छी चीज है, उसको मैं गलत नहीं बोलूंगी, हाँ आपका पूरा ध्यान उसी में है, उस टाइम पे ही ये कर रहे हो। लेकिन इस तरह से भी ट्रेन कर सकते हो ना कि हाँ स्केच भी कर रहे हो, आपका ध्यान उस चीज पे भी है, लेकिन आपके अराउंड क्या हो रहा है, वो आपको सुनाई दे रही है, आवाज दिखाई दे रहा है अगल बगल, वो सारी चीजों को भी कैप्चर करने की कोशिश करो, उन साउंड्स को कैप्चर करने की कोशिश करो। अगर मान लो मैं किसी एक अ, नदी के किनारे बैठा हूँ और मैं एक स्केच कर रहा हूँ, तो स्केच में कर रहा हूँ, मान लो मैं सीनरी ही स्केच कर रहा हूँ सामने की, हाँ झरने से पानी गिर रहा है उसको स्केच कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ जो देख रहा हूँ उसी को स्केच कर रहा हूँ, वो चीज के अलावा हम मैं क्या डाल सकता हूँ अपनी उस स्केच में। तो वो चीजें समझने की कोशिश करके वो साउंड जो गिर रही है उसका क्या इंप्रेशन है, क्या इमोशन है, वो चीजें अंडरस्टैंड करने की, इसके लिए आपके जो बाकी सेंसेस हैं वो अलग अलग से काम करना शुरू करेंगे, कर देंगे, या फिर उनको ट्रेन करो उस तरह से कि देखो कि हाँ कैसा है, कोई भी मटेरियल है तो उसको, उसका स्मेल लो, कैसा स्मेल है उस मटेरियल का, उसको फील करो, उसको, अब उसकी साउंड सुनो थोड़ा तोड़ मरोड़ के, तो हर एक सेंसेस को काम करना स्टार्ट करो। अब जैसे आप किसी भी एक मान लो लेदर शॉप पे गए और आपने एक शूज ले लिया, मान लो 8,000 10,000 का एक लेदर का शू, उसने तेरे को आपको बोला कि ये लेदर का शू है, और घर आके आपको पता चलता है ये लेदर नहीं है, ये सिंथेटिक लेदर है या फिर रैक्सीन है। तो उसके लिए आपको वो चीजें, आपका जो सेंस है वो चीजें आपको पता होना चाहिए था कि हाँ उसी टाइम जब आप देख रहे हो तो आपको देख के पता चल जाए, या फिर उसको आपको टच अच्छे से करना चाहिए था, या फिर उसकी स्मेल वैसी होनी चाहिए थी जैसी लेदर की होती है, या फिर उसका फील वैसा होना चाहिए था, उसकी साउंड वैसी होनी चाहिए थी। तो अपनी सेंसेस को उस तरह से ट्रेन करना स्टार्ट करो कि अलग अलग से भी काम करें, और जब एक साथ कर रहे हो तो एक साथ भी काम करें। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बोलता हूँ कि सेंसेस पे वर्क करो, क्योंकि हम सिर्फ देखते हैं उसको समझते नहीं है, या सुनते हैं तो उसको समझते नहीं है, तो ये चीजें स्टार्ट करो। उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम हर किसी को ही है, मतलब जितने भी लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं उन सबको है कि टाइम मैनेजमेंट, कि टाइम कैसे हम मैनेज करें। तो टाइम मैनेजमेंट बड़ी समस्या नहीं है किसी के लिए भी। जो हमारा अभी की जनरेशन के हिसाब से बोलूं, जो हमारा स्क्रीन टाइम है उसको अगर हम कम करेंगे तो ज्यादा नहीं तो दिन में आधा घंटा तो हम बचा पाएंगे। वो आधा घंटा हम स्केचिंग और अ, बाकी चीजों में यूज कर सकते हैं। अगर हम यूज कर भी रहे हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि हाँ उस चीज से बिल्कुल ही अलग हो जाओ, लेकिन उसको यूज कर भी रहे हो तो उस टाइम को अच्छे से उसका इनपुट निकालो कि हाँ आप कुछ देख भी रहे हो तो उससे क्या इंफ्लुएंसेस निकाल रहे हो, उससे क्या लर्निंग हो रही। अब मान लो मैं मीम देख रहा हूँ और मीम ही देख रहा हूँ 1 घंटा, लेकिन उससे क्या लर्निंग हो रही है, मैं हंस लिया दैट्स इट, वहां पे छोड़ देते हैं। लेकिन ये समझो कि वो मीम बनाई किसने है और क्यों बनाई गई है, कैसे बनाई गई है, क्या एलिमेंट्स हैं, उसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो अगर वो चीजें आपने निकाल ली तो टाइम मैनेज हो गया आपका, कि आपने उससे लर्निंग ले ली। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ वो मीम देखी हंसे और छोड़ दिया वहां। इसके अलावा आप बोलोगे कि हाँ हमारे +2 एग्जाम्स हैं तो हम टाइम कैसे मैनेज करें, तो जो प्रैक्टिस कर रहे हो उसी पे फोकस करो, जैसे आपको गाइड किया जा रहा है वैसे उनको वो बहुत अच्छे से गाइड किया जाता है, तो उन चीज़ों को समझो और उसकी इम्पोर्टेंस समझो। और टाइम का ये नहीं है कि मैं ये बोल दूं आपको कि हाँ 24 घंटे हैं तो आप 25 घंटे, 24 घंटे में से 25 घंटे काम करने लग जाओ या पढ़ने लग जाओ, नहीं। आपको ये है कि आप जब काम कोई भी चीज कर रहे हो, अगर +2 की पढ़ाई कर रहे हो तो अगर 1 घंटा कर रहे हो तो 1 घंटा वहीं रहो, फिर कुछ नहीं चाहिए आपको, मतलब जो भी आपके सेंसेस है वो उसी में होने चाहिए। और उसके अलावा जैसे अगर 1 घंटा स्केचिंग कर रहे हो तो 1 घंटा फिर स्केचिंग ही करो, फिर ये उस टाइम पे ये ख्याल मत लाओ यार कि हाँ मैं स्केचिंग कर रहा हूँ मेरा ध्यान लेकिन मैथ्स के क्वेश्चन पे अटका हुआ है कि यार उसका आंसर नहीं निकला था दिन में। तो वो दोनों चीजें अच्छे से नहीं हो पाएंगी। तो टाइम मैनेजमेंट का यही है कि बैलेंस करना खुद से सीखो कि हाँ अगर 10 मिनट एक पे लगा रहे तो उस 10 मिनट को वहीं लगाओ, उस टाइम पे किसी और को मत सोचो, टाइम अपने आप मैनेज हो जाएगा। और बच्चे बोलते हैं कि हाँ सर हमसे हो नहीं पा रहा टाइम मैनेज, मैं 18 घंटे दिन का पढ़ता हूँ फिर भी मेरा काम अधूरा रह जाता है, या फिर मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। तो 18 घंटे आप लगा रहे हो किसी चीज में, तो आप सबसे पहले ये चीज सोचो कि 18 घंटे में से आप कितने घंटे जो हैं वो सिर्फ सोचने में लगा रहे हो कि यार ये भी करना है वो भी करना है, ऐसे भी करना है वैसे भी करना, उन चीजों पे मत लगाओ उतना, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में क्या है, आपके कंट्रोल में इतना है कि आप पढ़ सकते हो या फिर प्रैक्टिस कर सकते हो उस टाइम पे, और उसका रिजल्ट देख सकते हो, तो उन चीजों पे लगाओ। फिर नेक्स्ट है कि अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन देन रिएक्ट। कोई भी सिचुएशन है, हम पहले, आज का टाइम ऐसा है कि हम कुछ भी देखते हैं तो पहले रिएक्ट करते हैं फिर अंडरस्टैंड करते हैं।
कि अगर मान लो मैंने एक कोई एक्सीडेंट देख लिया, तो मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि कौन लोग किसको किसकी तरफ चिल्ला रहे हैं, मैं भी उसी को जाके चिल्लाने लगूंगा। तो वो ऐसा नहीं करना है। तो ये करना है कि दोनों की कंडीशन समझो कि क्या सिनारियो है और क्यों हुआ होगा ये। तो उसको अंडरस्टैंड करो, देन उसको रिएक्ट तब करो। ऐसा नहीं कि हाँ मैं गया और मेरा पूरे दिन से मूड खराब है और दो बंदे कहीं पे लड़ रहे थे और मैं भी वहां पे उनको मारने लग गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको वो सिचुएशन आपको समझनी पड़ेगी उसी टाइम पे कि हाँ उस वहां पे क्या हो रहा है, और तब वो उसको आपको रिएक्ट करना पड़ेगा। और रिएक्ट ऐसे नहीं कि एग्रेसिवली रिएक्ट करो, थोड़ा वाइजली रिएक्ट करो कि हाँ अगर कोई लड़ रहा है तो आपको उसको सोल्व करना चाहिए। और अब ये आप ये बोलोगे ये डिजाइन में कैसे वैलिड है कि हाँ लड़ाई हो रही है और उसको मैं रिजोल्व करूँ, लेकिन थॉट प्रोसेस तो वही है ना कि अगर लड़ाई भी हो रही है तो आप रिजोल्व करने के पर्पज से जा रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं सोच रहे हो कि हाँ क्यों लड़ाई हुई है, मैं क्या ऐसा करूँ कि इनका रिजोल्व हो जाए नॉर्मल। तो वो सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करना हुआ, लेकिन वहां पे भी आप डिजाइन थिंकिंग आएगी ही आएगी। वो लॉजिकली आए या फिर क्रिएटिवली आए, वो आएगी ही आएगी। देन उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, अगर कोई भी प्रैक्टिस करता है या कोई भी डिजाइन परस्यू कर रहा है या करना चाहता है, या स्केचिंग या फिर फाइन आर्ट्स या कुछ भी करना चाह रहा है, मतलब ड्राइंग स्केचिंग पेंटिंग इनसे रिलेटेड करना चाह रहा है, तो ये जो लास्ट पॉइंट है ये अपने जहन में बिठा लें कि अवॉइड इरेजर। कुछ भी कर रहे हो तो इरेजर कम से कम इस्तेमाल करो, क्योंकि गलतियां करोगे तभी सीखोगे। और गलतियों को इरेज करते रहोगे तो आप वो गलतियां उन गलतियों से आप सीख नहीं पाओगे। तो अवॉइड इरेजर। तो ये तो थे कि हाँ बेसिक डूज क्या होते हैं किसी भी एग्जाम से पहले या फिर एग्जाम के दौरान कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। डोंट्स क्या क्या हो सकते हैं कि हमें क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए जब हम प्रिपेयर कर रहे हों, या फिर किसी भी एग्जाम या फिर एनआईडी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो किसी भी एग्जाम या किसी भी कंपटीशन के लिए मैटर करता है कि सेल्फ डाउट ना करो कभी भी। अपनी प्रैक्टिस पे भरोसा रखो, अपनी जो लर्निंग है उस पे भरोसा रखो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर रही हूँ और मैं करूंगी। ये सारी चीजें होंगी यार। एक टाइम पे लगेगा ऐसा कि हाँ मैं इतना पढ़ता हूँ, मैं इतनी पढ़ती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे 70% आते हैं या 70% ही सिलेबस कवर हो पाता है। बाकी लोग 1 घंटा पढ़ते हैं लेकिन उनका 100% हो जाता है। सबकी पेस अलग अलग है। तो उसको अपने में ये मत करो कि हाँ मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ नहीं कर, सेल्फ डाउट करो ही मत यार। सबका अपना अपना अलग अलग ये है। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो उसका परिणाम मिलेगा ही मिलेगा, इन किसी ना किसी तरीके से मिलेगा ही। तो सेल्फ डाउट तो कभी मत करो, वो आपकी प्रेपरेशन को लेके हो या कैसे भी हो। तो सेल्फ डाउट कभी मत करो, कभी मत करना। और इसको पार्ट ही मत बनने दो कभी भी आपकी लर्निंग का, क्वेश्चन ही नहीं आना चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि वर्क फॉर इम्प्लीमेंट इम्प्रूवमेंट नॉट फॉर क्रिएटिंग मास्टरपीस। और जो भी आप वही चीज है कि आप जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये मत सोचो कि मेरे को मास्टरपीस बनाना है, पैब्लो पिकासो की तरह कुछ बनाना है, माइकल एंजेलो की तरह कुछ बना देना है कि वो वैसा कोई बना ही ना पाए। ऐसा नहीं है। डिजाइन में ऐसा नहीं है। डिजाइन इज लाइक कि हर दिन कुछ नया हो रहा है, हर किसी के दिमाग में कुछ नया आ रहा है, वो कुछ नया बना रहा है। अब फोन अगर ऐसा ही होता तो हम अभी भी चिट्ठियों पे ही चले होते, चिट्ठियां ही भेज रहे होते। किसी को आया दिमाग में, उसने फोन इंट्रोड्यूस कर दिया, किसी को और आया उसने स्क्रीन लगा दी, किसी को और आया उसने पूरी स्क्रीन बना दी, किसी को और आया उसने एप्पल की आईफोन ही बना दिए। तो वो इम्प्रूवमेंट होती रहनी चाहिए। तो इम्प्रूवमेंट पे काम करो, मास्टरपीस बनाने पे काम मत करो कभी भी। और नेक्स्ट पॉइंट है कि डिस्कशन और क्रिटिक। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम पे यही है, क्योंकि हमें इस तरह से कंडीशन कर दिया जाता है कि हम कुछ सुन ही नहीं सकते हैं, या किसी का भी बोला हुआ या सामने बोल ही नहीं सकते हैं। क्योंकि हमें कंडीशन ऐसा कर दिया गया है कि अपना अपना पढ़ो, अपना अपना ये करो। ऐसा नहीं चलेगा, डिजाइन में कभी ऐसा नहीं होता है। डिस्कशन करो, कुछ भी आप काम कुछ भी कर रहे हो तो चार लोगों को दिखाओ, वो उनसे राय मांगो। उनसे सिर्फ ये राय नहीं मांगनी कि अच्छा है या बुरा है, उनसे ये पूछना है कि आपको क्या लगता है क्या इंप्रूव हो सकता है इस चीज में, या फिर मेरे को कैसे और तरीके से मैं इसको कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो डिस्कशंस करो उन पे कि आपने क्या सोच के बनाया था। फिर क्रिटिक करो, किसी का काम अगर आप देख रहे हो तो अच्छा लग रहा है तो उसको अच्छी चीजें बताओ उसकी। अगर बुरा भी है तो कि हाँ एक और पर्सपेक्टिव दे सकते हो कि ये चीज ऐसे भी सॉल्व हो सकती है, तो उस पे वर्क करो। और ये चीज तो सब करते हैं, लेकिन मेरे को लगा इम्पोर्टेंट तो मैं लिख दिया कि हाँ अवॉइड जंक। क्योंकि एग्जाम पास आ रहे हैं तो जितना ज्यादा हेल्दी फूड खाओगे
तो वो चीज़ हेल्प करेगी कि वो आपको लेजी नहीं करेगी। तो जितना भी जंक खाते हो वो अभी थोड़ा टाइम लेट इट, जाने दो थोड़ी देर। फिर उसके बाद है कि अवॉइड कंटिन्यूअस और मोनोटोनस रूटीन। जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हमारा रूटीन है, वो सेम नहीं होना चाहिए। हाँ, हम दिन में 18 घंटे पढ़ रहे हैं तो हम 18 घंटे ही पढ़ेंगे। चेंज कर सकते हो, मोनोटोनस नहीं होना चाहिए। वो एक मोनोटोनस होता है तो वो एनफोर्स्ड हो जाता है। एनफोर्स्ड मतलब कि ऐसा लगता है कि हाँ मेरे को जबरदस्ती बैठना पड़ रहा है पढ़ने। ऐसा नहीं होना चाहिए। 18 घंटे पढ़ रहे हो तो अपने हिसाब से शेड्यूल करो कि हाँ मैं डेली 1 घंटा, 1 से 2 लंच ले रही थी, आज थोड़ा मैं ज्यादा पढ़ लेती हूँ, पढ़ लेता हूँ, मैं 2 से ढाई लंच ले लूंगा। वो थोड़ा ब्रेक वैसे करना सीखो कि कंटिन्यूअस ना हो जाए कि हाँ आप डेली आपने रखा हुआ है कि हाँ मेरे को 2 घंटे स्केचिंग करनी है, कि हाँ दो 2 घंटे हो गए अब नहीं करोगे। ठीक है, किसी दिन 3 घंटे जा रही तो जाने दो उसको, 4 घंटे जा रही जाने दो उसको। तो वो मोनोटोनस रूटीन ना रहे आपकी, कुछ भी पढ़ रहे हो या कर रहे हो तो उसको अप डाउन करते रहो। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि अवॉइड क्रेविंग अबाउट वीकनेस, इंस्टेंट वर्क ऑन देम। और कि अपनी खामियां जो हैं, वीकनेसेस जो हैं, वो चाहे फिजिकल हो, मेंटल हो, स्किल रिलेटेड हो, या फिर थॉट रिलेटेड हो, उन वीकनेसेस पे काम करना स्टार्ट करो। उनको क्रेव मत करो कि हाँ यार मेरे को लाइन ड्राइंग नहीं आती है, मेरे को कलर समझ नहीं आते हैं। नहीं आते समझ तो कुछ भी खराब करो ना, लेकिन करो उन चीजों को, उनको वीकनेसेस पे काम करना स्टार्ट करो, उनको अपना स्ट्रेंथ की तरफ ले जाना स्टार्ट करो। या किसी को ये है कि धीरे धीरे समझ आता है कुछ चीज, तो वो उस पे काम करे कि हाँ मतलब लॉजिकल रीजनिंग या फिर लॉजिक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे काम करना स्टार्ट करे। जो चीज आपकी वीकनेस है उस पे काम करना स्टार्ट करो, ताकि उसको वो वीकनेस ना रहे आपकी। और खामियां हर किसी में होती हैं थोड़ी बहुत, लेकिन उन पे काम करना पड़ता है। तो वो चीज क्रिप ना करो उसके बारे में, बस उस पे वर्क करो। उसके अलावा बोलूंगा कि तो अवॉइड लॉन्ग वर्किंग आवर्स, टेक प्रॉपर रेस्ट। कि जैसे हमने, अगर अब जैसे एग्जाम आ रहे हैं तो बच्चे ये करते हैं कि हाँ 3 घंटे 4 घंटे कंटिन्यूस बैठे हुए हैं, पढ़ने बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक घंटा, हर एक 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे के बाद 5 मिनट का ब्रेक ले लो, या फिर थोड़ा मूवमेंट कर लो। अगर रूम में बैठे अकेले बैठे हुए हो तब भी, कि ऐसा नहीं है कि हाँ आप 4 घंटे कंटिन्यूअसली बैठे ही हुए हो एक ही पोस्चर में। वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो अपना जो पोस्चर है या फिर वर्किंग आ रहा है, वो उसमें बीच बीच में प्रॉपर एक रेस्ट लेते रहो। उससे ये है कि आपकी ग्रास्पिंग पावर, जो समझने की शक्ति है, वो बढ़ती है, आपको समझ आने लगता है। नहीं तो ऐसा होता है कई बार कि एक किसी चीज को पढ़ने में लगे हुए हैं या फिर एक आइडिया पे लगे हुए हैं, तो 1 घंटा हमने बिता लिया, 2 बिता लिए, 3 बिता लिया, लेकिन आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। लेकिन आपने फिर एक 5 मिनट का ब्रेक लिया, 5 मिनट के ब्रेक के बाद जब आए तो आपको कुछ नया आइडिया है कि हाँ मैं इसको इस तरह से भी देख सकता हूँ। तो वो चीज भी हेल्प करेगी आपको कि हाँ उस तरह से आप करो। तो मोस्टली यही है कि क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, क्या क्या करनी चाहिए पहले एग्जाम से, ड्यूरिंग एग्जाम। और ये चीजें ऐसा नहीं है कि मैंने बोला कि हाँ पेपर के पहले ही या पेपर के बाद ही, एनआईडी के पेपर के पहले बाद ही देखना है। हर हर जगह पे अप्लाई होंगी। बस सिचुएशन आपको अपनी पुट करनी है वहां पे। कि सेल्फ डाउट, अगर मैं बोल रहा हूँ कि पढ़ाई के रिलेटेड सेल्फ डाउट नहीं करना, ऐसा नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपके कुछ प्रॉब्लम चली है, पर्सनल प्रॉब्लम चली है, तो वहां पे सेल्फ डाउट मत करो खुद पे। उस चीज को अंडरस्टैंड करो बस। तो वो चीज कैसे है, क्यों है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली, एंड में मैं हर बार बोलता हूँ कि ये जो एक क्वेश्चन है, ऑलवेज आस्क व्हाई। क्योंकि अगर डिजाइन पढ़ने आ रहे हो, वो एनआईडी से हो, निफ्ट से हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से हो, कहीं से भी हो, आपके अंदर ये क्वेश्चन रहना चाहिए व्हाई। व्हाई इन द सेंस कि आपको, मान लो मैंने एक सिचुएशन दे दी गई कि आपको दिल्ली जाना है, तो पहला क्वेश्चन आपका होना चाहिए कि क्यों जाना है। ये नहीं होना चाहिए कि हाँ सर ने बोला है तो जाना ही है सबको। पहला क्वेश्चन ही ये होना चाहिए कि क्यों जाना है। जब क्यों का जवाब मिल जाए कि इसलिए दिल्ली जाना है, तो इसलिए जाना है, लेकिन वहां जाके क्या करना है, फिर क्वेश्चन होना चाहिए कि क्यों, क्या होना चाहिए। वो सारी चीजें आपको वाई जो है वो कंटिन्यूअसली आना चाहिए। एग्जाम दे रहे हो तब भी वाई होना चाहिए कि वाई ये चीज ऐसे ही क्यों हो रही है। गाड़ी का पहिया आगे की तरफ ही क्यों घूमता है, वो पीछे की तरफ क्यों नहीं घूमता। रेल के पहिए दोनों साइड क्यों, ये इंजन दोनों साइड क्यों चल लेता है। तो वो सारी चीजें, वैसा क्वेश्चन होना चाहिए आपके अंदर। और उनको सॉल्यूशंस फाइंड आउट करो, या फिर उनका कैसे उनको सॉल्व करना है, वो सारी चीजें फाइंड आउट करो। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रॉपर एग्जाम की,
एग्जाम के टाइम हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये बोलूंगा कि अपने आप को रिलैक्स रखो। कि किसी भी एग्जाम में जब हम एंटर करते हैं तो सबसे पहले वही चला होता है कि हाँ, इस एग्जाम को इतने लोग दे रहे हैं, इतने ज्यादा, मतलब 1:10 या 1:100 का रेशो में दे रहा है, या 1:100,000 का रेशो में दे रहा है, तो मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ? ये चीज तो छोड़ ही दो ना। आप ये सोच के जाओ कि ठीक है, मैं अटेम्प्ट करूंगा, जितना मेरे से हो पाएगा, जितनी मेरी कैपेबिलिटीज है, मैं अपनी तरफ से 100% दूंगा। बाकी सिलेक्शन होना नहीं होना, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन अपनी तरफ से प्रैक्टिस आप पूरी रखो, वो चाहे स्केचिंग में है या किसी भी चीज में है। तो वहां पे सेल्फ डाउट एक तो ना आने दो, कभी भी एग्जाम देते हुए वो कभी मत आने दो। या फिर कई बार ऐसा होता है कि आप एग्जाम कर रहे हो, या फिर और सामने किसी की शीट में दिख जाए कि वो बहुत अच्छा डिजाइन कर रहा है, बहुत अच्छा कलर कर रहा है, और आपने क्वेश्चन को पहले समझा था कि वहां पे उन्होंने नहीं बोला था कि कलर करने हैं, तो वो उसका देख के अपने में कलर करने मत लग जाना। तो वो अपना काम जो है वो रखना है, अपने दिमाग को ठंडा रखना है और समझ के ही करना है। तो एग्जाम में ये चीजें होती है। एक चीज और जो सबसे बड़ी हम गलती करते हैं किसी भी एग्जाम को देते टाइम, वो है कि हम जो भी हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं या फिर स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है किसी भी एग्जाम का, जिसके हमें आंसर्स पता होते हैं या जानते हैं कि कैसे निकलना है इसका आंसर, उसको हम एंड के लिए रख लेते हैं। तो उसको एंड के लिए कभी मत रखो, उसको सबसे पहले सॉल्व करो। क्योंकि एंड के बहुत बार ऐसा देखा है कि वो एंड में जब रखते हैं तो टाइम खत्म हो जाता है, और वो चीज जो आते होते हैं वो भी रह जाते हैं। तो जो आते हैं, जो आता पार्ट है, जैसे मान लो मेरा इंग्लिश पार्ट स्ट्रॉन्ग है, या फिर मेरा जर्नल नॉलेज स्ट्रॉन्ग है, तो मैं सबसे पहले जर्नल नॉलेज और इंग्लिश का पार्ट करूंगा। मैं ऐसा नहीं जाऊंगा कि हाँ मेरे को सीक्वेंस में जाना है, फर्स्ट पे अगर मैथ आया है, सेकंड पे कुछ और आया है, रीजनिंग आया है, देन मैं ये आया है, तो मैं वो फर्स्ट से स्टार्ट करूंगा। मेरा जो पार्ट स्ट्रॉन्ग है मैं पहले वो खत्म करूंगा, उसके बाद बाकी पार्ट में जाऊंगा, ताकि मेरा टाइम सेव हो सके। अगर हम पहले ही उस पार्ट को करने लग जाएंगे जो हमारा स्ट्रोंग नहीं है, जो हमारा वीक पॉइंट है, मान लो मेरा मैथ्स वीक है या फिर रीजनिंग वीक है, तो मैं अपना टाइम रीजनिंग या मैथ्स पे नहीं लगाऊंगा पहले। क्योंकि अगर मैं वहां लगाता हूँ तो जो मेरे को आता है वो भी चला जाता है। और किसी भी एग्जाम में अगर देखोगे तो आपके पास किसी भी एग्जाम में टाइम जो है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो 30 to 45 सेकेंड का होता है। ये कोई भी एग्जाम हो, ये ऑनलाइन एग्जाम हो रहा हो या ऑफलाइन हो रहा हो, तो ये चीज समझ के करना कि किसी भी एग्जाम, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का टाइम जो है वो 1 मिनट से ज्यादा कभी नहीं होता है। एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का टाइम तो 30 से 45 सेकंड ही आपको मिलते हैं। तो वो चीज भी दिमाग में रखना कि इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले जो है वो जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसको सॉल्व करो, देन मूव टू अदर पार्ट, ताकि आपके पास टाइम ज्यादा मिले। क्योंकि अगर जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसको करने में आपको हार्डली 5 से 10 सेकंड लगेंगे, और जो आपका वीक पॉइंट है अगर पहले ही उसको करने लग जाओगे तो उसको ये भी हो सकता है कि जो 45 सेकंड एक क्वेश्चन के लिए लगने हैं, वहां पे आप 1.5 मिनट 2 मिनट लगा दो, तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा। तो वो चीजें वैसे मैनेज करना स्टार्ट करो। उसके अलावा क्वेश्चन को समझो पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बहुत लोग गलतियां करते हैं, फिर मतलब बहुत पढ़ने वाले होते हैं बच्चे, और फिर वो बोलते हैं कि यार मैंने तो अटेम्प्ट किया था अपनी तरफ से, बहुत कोशिश की, लेकिन और मैंने बनाया भी अच्छा था, या अच्छे से आंसर भी दिया था, लेकिन गलती कहाँ करते हैं कि हमने क्वेश्चन को अच्छे से नहीं समझा होता है। तो पहले क्वेश्चन को समझो, उन्होंने पूछा क्या है, किस पर्सपेक्टिव में पूछा है, और आप कितना इनोवेटिवली या कैसे उसको टैकल कर सकते हो, वो चीज़ अंडरस्टैंड करो पहले क्वेश्चन को, किसी को भी। और टाइम मैनेजमेंट का एग्जाम के दौरान एक चीज और मैंने नोटिस की है कि बच्चे सबसे पहले ये करते हैं कि जब पेपर दिया जाता है तो सबसे पहले वो पूरा पेपर रीड कर लेते हैं, हर एक क्वेश्चन को रीड कर रहे होते हैं। तो ऐसा ना करो, इससे टाइम वेस्ट होता है तुम्हारा। पहले ये देखो कि कौन सा पार्ट आपका स्ट्रोंग है, उस क्वेश्चंस उन क्वेश्चंस को ही करो। हर एक क्वेश्चन को पढ़ने लगोगे उसके बाद आंसर निकालने लगोगे तो नहीं होगा। वो चाहे +2 का एग्जाम हो, या फिर आईआईटी हो, एनआईडी हो, निफ्ट हो, नाटा हो, आई यूसीड हो, कोई भी एग्जाम हो, तो यही रखो कि एक के बाद एक लेयर के बाद दूसरी लेयर पे काम करो। वो किसी भी वे में हो सकता है कि हाँ आपको क्वेश्चन पढ़ के लगा कि ये मेरे को आता है तो मैं जल्दी से इसको, तो ऐसा नहीं कि पहले क्वेश्चन पढ़ लिया उसके बाद दोबारा से आंसर करना स्टार्ट करो। क्वेश्चन पढ़ो, आंसर आता है नहीं आता नेक्स्ट पे बढ़ो, सीधी बात। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जिस पे आपको वर्क करना चाहिए। और जो
जिन्होंने शॉर्ट ड्यूरेशंस में ट्रेनिंग ली है, फिर शॉर्ट ड्यूरेशंस में गाइडेंस ली है, उनके लिए ये बोलूंगा कि अ, अभी भी टाइम है 3-4 दिन। तो 3-4 दिन में जितना समझ सकते हैं उतना समझो और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो। सो या नाउ आई थिंक हमें क्वेश्चन पे जाना चाहिए। किसी के क्वेश्चन क्वेरीज हैं एग्जाम को लेके या कुछ और, तो वो पूछ सकता है अभी। ये अभी मैंने जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन दी है वो एनआईडी के तो ऊपर बता दिए, लेकिन डूज डोंट्स और ये जो बाकी चीजें बताई हैं ये हर एक एग्जाम के लिए अप्लाई होती हैं, निफ्ट के लिए भी एनआईडी के लिए भी। फॉर्मेट में ये चेंज रहता है कि निफ्ट का सिचुएशन टेस्ट होता है और एनआईडी स्टूडियोज लेता है, या फिर डिस्कशंस होते हैं, पर्सनल इंटरव्यूज होते हैं जहाँ पे आपको पोर्टफोलियो वगैरह दिखाना रहता है। तो थोड़ा सा ही डिफरेंस रहता है, लेकिन प्रिपेयर हर एक एग्जाम के लिए करो, तो मैं यही बोलूंगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना हो तो देर आर एन नंबर ऑफ अदर एग्जाम्स ऑल्सो, लाइक जैसे कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी करवाते हैं। जैसे इंडस में मैं हूँ तो हमारा जैसे आई डैट होता है, जैसे इंडस डिजाइन एप्टीट्यूड। तो मैं ये बोलूंगा कि उन एग्जाम्स को भी अटेम्प्ट करो। उससे ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और आपके क्वेश्चन सोल्व करने की जो पावर है वो बढ़ती है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि हाँ आप उन चीजों को प्रैक्टिस ही ना करो, आपको एनआईडी निफ्ट जाना है तो आप सिर्फ उन्हीं पे फोकस करो। लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि बाकी एग्जाम्स को, जो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनका पैटर्न समझने का, या फिर कैसे वो टाइम मैनेज करना है ड्यूरिंग एग्जाम, तो मैं ये बोलूंगा गो फॉर इट। उनको भी एक बार ट्राई करके देखो कि हाँ उनमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप सॉल्व कर पाते हो नहीं कर पाते हो, आप कहाँ लैग करते हो। फिर उन एरियाज पे आप वर्क कर सकते हो, इम्प्रूव उन एरियाज को कर सकते हो कि हाँ यार यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन था तो मैं यहाँ पे ये चीजें नहीं कर पाया, मेरे को इन चीजों पे वर्क करना चाहिए ताकि मैं निफ्ट एनआईडी या किसी भी एग्जाम में वो चीज लैग ना कर। तो मैं ये बोलूंगा कि ट्राई करो कि बाकी एग्जाम्स भी अप्लाई करो, जो आपका जहां आपको नहीं भी जाना है वो एग्जाम्स भी अप्लाई करो। उससे आपका कॉम्पिटिटिव पावर बढ़ती है, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। सो या कमिंग टू क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन है हमायरा का, सर आप निफ्ट के बारे में बताएंगे क्या? सो या निफ्ट के बारे में आपको क्या जानना है स्पेसिफाई कर सकते हैं तो अच्छी चीज है, लेकिन निफ्ट इज मोर इनटू फैशन रिलेटेड डिजाइन, और एनआईडी इज मोर इनटू सोशल पार्ट ऑफ डिजाइन, और टुवर्ड्स सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। तो ये थोड़ा डिफरेंस है निफ्ट और एनआईडी के बारे में। और अगर